आइए राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अंतःप्रवाही नदियाँ, उनमें सबसे पहले हम घग्गर नदी की बात करें। घग्गर नदी है, इसका जो उद्गम स्थान है सबसे पहले ये देखें तो घग्गर नदी का उद्गम स्थान है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये शिवालिक जो हिमालय है वहां से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि घग्गर नदी का उद्गम स्थान क्या है तो आप कहेंगे कालका पहाड़ी। और वो कहाँ पर? शिवालिक हिमालय में एचपी में देखने को मिलेगा, मतलब हिमाचल प्रदेश में देखने को। अब बात करते हैं इसके अपवाह क्षेत्र की राजस्थान को लेकर। तो राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में इसका अपवाह क्षेत्र है। एक बार इधर डायग्राम देखें। यहाँ हम बात करें, उद्गम हम मान के चले कि ये हिमाचल प्रदेश में की जो कालका पहाड़ी है वहां से निकलते हुए आती है और राजस्थान में जो प्रवेश करती है। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा घग्गर नदी है वो राजस्थान में किस इलाके में प्रवेश करती है। आप कहेंगे कि जो हनुमानगढ़ जिला है उसकी टीबी तहसील, उसका एक गांव है तिलवाड़ा। कौन सा गांव है साथियों? तिलवाड़ा। तो आपसे कहा जाए कि घग्गर नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है तो आप ये कहेंगे हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील के तिलवाड़ा गांव में ये प्रवेश करती है और वहीं पर ये तिलवाड़ा झील भी बनाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। और फिर ये आगे जाके यहाँ पे हनुमानगढ़, फिर ये गंगानगर का इलाका और फिर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो उद्गम कौन सा है? कहेंगे हिमाचल प्रदेश की कालका पहाड़ी। और कहाँ जाके विलीन होती है तो कहेंगे फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाके विलीन होती है। और राजस्थान के दो जिले कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन ये इसका अपवाह क्षेत्र है। और साथ ही आप ये देखें कि राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील का जो गांव है तिलवाड़ा वहां से प्रवेश करती है। अब बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या हैं तो घग्गर नदी का जो प्राचीन उपनाम माना जाता है, प्राचीन नाम माना जाता है, वो सरस्वती नदी। ठीक है, इसी को मृत नदी कहते हैं और इसी को नट नदी कहते हैं और इसको दृश्य द्वेती नदी भी कहते हैं। तो ये चार नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए: सरस्वती, मृत नदी, नट नदी और दृश्य द्वेती नदी। ठीक है जी। अब बात करते हैं घग्गर के अपवाह क्षेत्र, उसके बारे में थोड़ा सा। हमने देखा राजस्थान में घग्गर का अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है। तो घग्गर के अपवाह क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए, हनुमानगढ़ के अंदर इसे नाली या पाट कहा जाता है। याद रखना, घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है तो आप कहेंगे नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। अब बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है फोर्ट अब्बास की तरफ, तो वहां पे इसे हकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा। बात यह है कि नाली अपवाह क्षेत्र में पाए जाने वाली भेड़ की नस्ल, वो भी कौन सी है? नाली नस्ल है। अब नाली क्षेत्र क्या है आप याद रखना, तो कहेंगे हनुमानगढ़ का जो इलाका है वहां पर घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। और अब आपसे पूछा जाए कि नाली नस्ल की जो भेड़ है वो कहाँ पाई जाती है तो आप यही बोलेंगे वो हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है उसके अंदर पाई जाएगी। क्योंकि आपने यहाँ पॉइंट देखा कि नाली अपवाह क्षेत्र में जो भेड़ पाई जाती है, भेड़ की जो नस्ल है वो कौन सी है? नाली नस्ल है। ठीक है। और एक खास बात यह है कि हिमालय से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी है। हिमालय से, क्योंकि आपने देखा हिमाचल प्रदेश वहां से ये नदी निकलती है और फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ की टीबी तहसील के तिलवाड़ा में प्रवेश करती हुई गंगानगर से होती हुई फोर्ट अब्बास पाकिस्तान चली जाती है। तो हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी है, हिमालय से निकलकर राजस्थान में आने वाली एकमात्र, याद रखना, राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी घग्गर। अब आगे और पॉइंट देखें जो नोट्स में लिखे हैं। श्री राम वाडेरे, याद रखना एक व्यक्ति का नाम है श्री राम वाडरे, श्री राम वाडरे। और दूसरा कौन है? हनुमंत राय को राजस्थान नदी का प्राचीन मार्ग खोजने के लिए नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो सरस्वती नदी है, जो प्राचीन नदी मानी जाती है, जो विलुप्त प्राय है अभी, तो इस नदी का प्राचीन मार्ग क्या है ये खोजने के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। एक तो श्री राम
वाडरे को और एक हनुमंत राय को। तो ये समझो प्राचीन काल में राम और हनुमान की जोड़ी थी, तो आप यही समझें कि सरस्वती को खोजने के लिए राम और हनुमान जी निकले हैं। श्री राम निकले हैं और हनुमंत राय निकले हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं जल पट्टी। तो देखिए जैसलमेर में सरस्वती नदी का जो भूगर्भिक जल अवशेष है, जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य फैला हुआ है, और उसी को हम वहां पे लाठी सीरीज भी कहते हैं। तो एक्चुअल में वो सरस्वती नदी, अब सरस्वती नदी का मतलब घग्गर नदी का प्राचीन नाम ही सरस्वती नदी है, हाँ या ना बोलिए। तो ये बात है कि जैसलमेर में अगर हम देखें तो सरस्वती नदी के जो अवशेष हैं, प्राचीन भूगर्भिक जल अवशेष हैं, और उनमें एक शाखा आप देखेंगे तो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में ये इस इलाका फैला हुआ है, और यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, भूगर्भिक जल पट्टी, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं, ये स्थित है। और भारत की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है, ये कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। अब बात कर लेते थोड़ी सी फोर्ट अब्बास की। तो पाकिस्तान में घग्गर नदी का जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, फोर्ट अब्बास है, जहां पर घग्गर नदी में अधिक पानी या बाढ़ आने पर पानी वहां पर पहुंचता है। मतलब अगर घग्गर नदी का फ्लो ज्यादा होगा तब जाके ही फोर्ट अब्बास में पानी पहुंचेगा। कई बात समझ में आई आपको? ठीक, ये सब हमने देखा किसके लिए, घग्गर नदी के। अब बात करते हैं हम कातली नदी या काटली नदी के बारे में। तो देखिए ये भी एक अंतः प्रवाही नदी है, शेखावाटी रीजन में आप इसको देखोगे। तो कातली नदी है, इसका उद्गम स्थान है वो खंडेला की पहाड़ियां, सीकर में है। आजकल बड़ा फेमस है क्योंकि इसका रोहिल जो इलाका है वहां पे यूरेनियम की खोज की गई, वहां से यूरेनियम का अब खनन किया जाएगा। तो देखिए अरावली की जो ब्रांच है, एक छोटी सी खंडेला की पहाड़ियां जो सीकर में पड़ती है, वहां से कातली नदी का उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र आप देखेंगे तो सीकर और उसके बाद में झुंझुनू। तो झुंझुनू के अंतिम बिंदु तक पहुंचती जब शुरू से पहले, तो ये नदी है वो विलुप्त हो जाती है। कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना, कातली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कातली नदी का अपवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब होगा तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार सीकर झुंझुनू में। और कातली नदी है वो राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है। जरा देखिए कातली नदी राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो हम क्या देखेंगे, 100 किलोमीटर देखेंगे। अब जरा डायग्राम को देखते हैं जो बना है इसमें। तो देखिए उद्गम हम देखते हैं तो सीकर की जो खंडेला की पहाड़ियां हैं, अब ये खंडेला से होती हुई, नीम का थाना से होती हुई इस तरह से झुंझुनू की तरफ निकलती है। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें एक तो गणेश्वर सभ्यता है वो पनपी हुई, जो नीम का थाना के अंदर। और इसके आगे आप देखेंगे, नीम का थाना से आगे निकलेंगे तो यहाँ पर है सुनारी सभ्यता। अब ये सुनारी जो क्षेत्र है ये खेतड़ी तहसील के अंदर आता है। जैसे उदयपुर वाटी का जो आखिरी बिंदु इधर से देखें और खेतड़ी तहसील का ये वाला बिंदु, इनकी संक्रमण पॉइंट पे है ये सुनारी। तो सुनारी सभ्यता है, ये भी इसी पर है। तो आपसे पूछा जाए कि कातली नदी पर स्थित किन्हीं दो सभ्यताओं के नाम बताएं, तो एक तो है सुनारी सभ्यता जो खेतड़ी में पड़ रही है, और दूसरा क्या है, गणेश्वर सभ्यता जो नीम का था। ये सीकर का रीजन है और ये झुंझुनू का रीजन। ठीक, अब बात करते हैं अगली साबी नदी के बारे में। तो देखिए साबी नदी का अगर उद्गम देखें तो ये सेवर पहाड़ियां, अब सेवर पहाड़ियां कहाँ पर है, जयपुर में। तो सेवर पहाड़ियां जयपुर से साबी नदी निकलती है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो जयपुर और अलवर है। जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर अलवर की तरफ ये निकलती है। अपवाह क्षेत्र जयपुर और अलवर हो गया। अब खास बात क्या है, साबी नदी है वो राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव मैदान हरियाणा में विलीन है। अब देखो आप जानते हो हरियाणा से टच कौन सा है, अलवर इलाका है। तो जयपुर से अलवर पहुंची और अलवर के बाद में ये गुड़गांव मैदान की तरफ चल गई, और गुड़गांव मैदान मतलब हरियाणा में विलीन। तो राजस्थान से निकलकर हरियाणा में विलीन होने वाली नदी है वो कौन सी है, साबी है। साबी कहाँ से निकलती है, साबी से सेवर की पहाड़ी जयपुर से, अपवा क्षेत्र क्या जयपुर, उसके बाद में अलवर, फिर हरियाणा की तरफ चली जाती है। ठीक, देखिए ये इलाका है, कम है, मान लीजिए ये इलाका जयपुर की सेवर पहाड़ियां हैं। इसके बाद में ये निकलती है अलवर की तरफ और फिर सीधा हरियाणा
की तरफ यहाँ पे गुड़गांव मैदान यहाँ पर विलीन हो। अब बात ये है कि साबी नदी के ऊपर है वो कौन सी सभ्यता स्थल आपको देखने को मिलेगा। तो साबी नदी के ऊपर जोधपुरा सभ्यता जयपुर है, ये आपको देख, जोधपुरा सभ्यता। और यहां से आपको क्या मिले हैं, हाथी दांत अवशेष मिले। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि साबी नदी पर पनपी सभ्यता का नाम बताएं, तो आपका नाम जहां आपका जवाब होगा वो होगा जोधपुरा सभ्यता। अब बात करते हैं बाण गंगा के बारे में। तो देखिए बाण गंगा है, ये बैराट की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकली है। और इसकी किंवदंतियां ये हैं कि अर्जुन ने तीर छोड़कर यहाँ से पानी निकाल दिया था, तो वो इलाका बात अलग है। पर फिलहाल हम इतना समझेंगे कि बाण गंगा का जो उद्गम स्थान है वो क्या है, बैराट है, जयपुर है। और इसका अपवा क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर। कौन कौन सा है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सूरी है, सवान है, गोमती नाला है और कौन सा है, पलासन है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस नदी का अपवाह क्षेत्र वो जयपुर, दौसा, भरतपुर है, तथा जिसकी सहायक नदियों में सूरी, सवान, गोमती नाला और पलासन है, ये है। तो आपका जवाब होगा ये, इसकी बात हो रही है, बाण गंगा की बात हो रही है। कहां से निकलती है, बैराट, जयपुर से। जयपुर के बाद में दौसा जाती है, दौसा से भरतपुर की ओर निकलती है। और नदियां कौन सी सहायक है, सूरी, सवान, पलासन और गोमती नाला, ये आपको पता। और बैराट सभ्यता इसी की बात होगी यहाँ पे। तो देखिए जरा, ये जयपुर बैराट से निकलती है। अब जैसे जयपुर बैराट से आगे निकलती है तो यहाँ पर एक डैम बना दिया गया जिसका नाम है रामगढ़ बांध है। तो रामगढ़ बांध आप देखेंगे साबी नदी के बारे में बात करता है। और फिर ये आगे की तरफ निकलती है, जयपुर, दौसा, उसके बाद में भरतपुर वाला इलाका। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर हम देखें तो एक तो इस इलाके से प्राचीन जो बांध है करौली का, पांचना बांध, और यहाँ पर है गंभीरी नदी के ऊपर है ये, तो ये भी इसमें यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे अजान बांध है, वो केवलादेव में है। और अब थोड़ा सा और हम अगर देखें तो ये ही नदी आगे जाके देखेंगे तो बाण गंगा का जो प्राचीन मार्ग आपको देखने को मिलेगा, और ये इधर जाके यमुना की तरफ जाएगी। तो आप देखेंगे बाण गंगा का जो प्राचीन मार्ग है तो वो ये दर्शाता है कि ये यमुना में जाके विलीन हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे अजान बांध है, कहाँ पर है, केवला देव भरतपुर में। ठीक, ये पॉइंट आपको समझना है, जयपुर से निकली है, जयपुर के अंदर इसमें रामगढ़ बांध देखेंगे। आगे जाके आप इसमें देखेंगे तो ये भरतपुर वाला बात करें, केवला देव है, वहां पे अजान बांध। इसकी जो यहाँ पर आगे एक नदी और आ रही है जो कौन सी है, गंभीरी नदी। और इसके इलाके पर आप देखेंगे तो पांचना बांध। ये पांचना बांध करौली के अंदर है, याद रखना। और अजान बांध है वो केवलादेव के अंदर। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। उपनाम क्या क्या है, तो देखिए इसका उपनाम एक तो है अर्जुन की गंगा। मैंने बताया ना कि पहले ऐसा माना जाता है, ऐसी किंवदंतियां हैं कि अर्जुन ने बाण द्वारा इस नदी का उद्गम करवाया। और उद्गम का यह है कि जब अज्ञातवास खत्म हो रहा था तो विराटनगर के राजा की गायों की रक्षा करने के लिए अर्जुन अपने गांडीव को धारण करने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन उन्होंने जब गांडीव को उस वृक्ष पे रखा था तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पहले गंगा जल से पवित्र करूंगा और उसके बाद में धारण करूंगा। तो जैसे ही अर्जुन उस गांडीव को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वृक्ष ऊपर होता जाता है। फिर अर्जुन को याद आता है कि मैंने ये वचन दिया था कि जब मैं धारण करूंगा सबसे पहले इनको गंगा जल से शुद्ध करूंगा और फिर धारण करूंगा। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन ने फिर जमीन में बाण चलाया बैराट की पहाड़ियों में, वहां से जो नदी है उद्गम हुई और उसी को कहते हैं बाण गंगा या अर्जुन की गंगा। और इसका एक नाम और है ताला नदी, और एक और कहते हैं इसको रुंडित नदी। अभी ये रुंडित नदी के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये थोड़ा समझ। वह सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है उसे रुंडित नदी कहा जाता है। अब देखो, सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी में गिरने से पहले ही समाप्त हो जाती है क्या कहलाती है, रुंडित नदी। और खास बात है, इसको ये दर्जा है कि 2012 में दिया गया। तो यह दर्जा बाण गंगा को 2012 में दिया गया। तो बाण गंगा
वो रुंडित नाम से कब जाना जाने लगा, तो 2012 के बाद में इसे जाना जाने लगा। अब बात करते हैं बांध परियोजनाओं के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो बांध परियोजना है, मैंने बताया आपको बाणगंगा पर, एक तो है रामगढ़ बांध और एक है अजान बांध। तो रामगढ़ बांध कहाँ पर है साथियों? रामगढ़ बांध है जयपुर में और अजान बांध है वो भरतपुर में केवलादेव। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजान बांध के बारे में। तो ये भरतपुर जिले में स्थित है और इससे जो जलापूर्ति है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में की जाती है। याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जलापूर्ति किस बांध से की जाती है, किस बांध परियोजना से होती है? तो आप कहेंगे भरतपुर का जो अजान बांध है, जो किस नदी पर है? आपने कहा अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अभी बाणगंगा नदी के। ठीक है, याद रहेगा आपको, बाणगंगा नदी, जिसको हम अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित नदी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो बांध बना है, कहाँ पर? भरतपुर में, और उसको किस नाम से जानते हैं? अजान बांध के नाम से जानते हैं। इस बांध में अब खास बात देखा, इस बांध में जल की कमी होने पर पांचना बांध, याद रखना पांचना बांध। अब ये पांचना बांध कहाँ पर है? पांचना बांध है करौली में, करौली से जल आपूर्ति। कहने का मतलब इधर देखिए, एक डायग्राम हमने देखा था, उसी को हम समझते हैं। यहाँ पे आपने ये वाली, यहाँ पे जो बांध बना हुआ है कौन सा है? ये वाला अजान बांध है, जो कहाँ पर? भरतपुर केवलादेव में। अगर इस बांध में, कहने का मतलब ये हुआ कि बाणगंगा में अगर पानी कम आता है और यहाँ पर पानी का जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती अजान बांध में, ऐसी स्थिति में जो पांचना बांध है करौली में गंभीरी नदी पर, उसके माध्यम से यहाँ पर पानी की आपूर्ति की जाती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फैक्ट क्या क्या मिला? अजान बांध कहाँ पर है? तो अजान बांध है भरतपुर जिले में और इससे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जलापूर्ति की जाती है। और जब अजान बांध के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो पांचना बांध से पानी लाया जाता है। और पांचना बांध कहाँ पर है? तो करौली के अंदर है। अब बात करते हैं अगली नदी के बारे में, वो है रूपारेल या वराह नदी। रूपारेल या वराह नदी, देखिए रूपारेल नदी है, ये अलवर की जो पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी, वहां से निकलती है। तो रूपारेल नदी है या वराह नदी है, ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? अलवर में है। और इसके अपवा क्षेत्र की बात करें तो ये अलवर और भरतपुर जो इलाका है इसके अंदर बहती है, तो इसका अपवा क्षेत्र अलवर और भरतपुर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये उदयनाथ की पहाड़ियां, यहाँ देख लीजिए उदयनाथ की पहाड़ियां हैं अलवर के अंदर, और उसके बाद में ये नदी रूपारेल जो निकल रही है, ये रूपारेल नदी हमारी। और यहाँ पर एक झील है मोती झील भरत। ठीक, अब थोड़े से फैक्ट को देखते हैं। इसमें मोती झील के बारे में एक बात आई और सुजान गंगा की बात आई। तो ये देखिए, ये भरतपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। मोती झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, जिसके द्वारा सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है। ये बात समझना, मोती झील है, उसके मीठे पानी का उपयोग किसमें किया जाता है? सिंचाई के लिए जल आपूर्ति में किया जाता है। कहाँ पर है जी? भरतपुर के। इस कारण इसे भरतपुर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। और आपसे फैक्ट के तौर पे पूछा जाए कि भरतपुर जिले की जीवन रेखा किस नदी, किस झील को कहा जाता है या क्या है, तो आप कहेंगे मोती झील है। अब बात करते हैं सुजान गंगा। तो यह एक चैनल है जो मोती झील व लोहागढ़ को जोड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोती झील को लोहागढ़ से कौन जोड़ता है? तो आप कहेंगे एक चैनल है, और वो चैनल कौन सा है? सुजान गंगा। सुजान सुजान गंगा क्या है? एक चैनल है जो मोती झील को लोहागढ़ से जोड़ता है। एक बार यहाँ देखें, समझे थोड़ा सा। ये इलाका आपका लोहागढ़ दिख रहा है आपको, और यहाँ पर है मोती झील। तो लोहागढ़ को मोती झील से जोड़ने वाला एक जल निकाय, छोटा सा जल निकाय, जिसे चैनल कहा गया, ये चैनल है, यही क्या कहलाता है? सुजान गंगा कहलाता है। तो कई दफा पूछा गया है कि एक तो ऐसे ही पूछा गया कि सुजान गंगा क्या है, तो सुजान गंगा क्या है, तो आप कहेंगे एक चैनल है जो लोहागढ़ को मोती झील से जोड़ता है। या फिर ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है
कि लोहागढ़ को मोती झील भरतपुर से जोड़ने वाला चैनल कौन सा है या किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सुजान गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं अगली नदी के बारे में, काकनी या काकने, काकनी या काकने नदी। देखो इसका जो उपनाम है वो है मसूरदी नदी। क्या नाम है? मसूरदी नदी। तो ये पूछा गया है एक बार कि किस नदी, मसूरदी नदी किस नदी का उपनाम है, तो मसूरदी नदी है वो काकनी या काकने की नदी के नाम है, ये आपको समझना है। उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर। जैसलमेर का कौन सा इलाका? कोटारी गांव। कौन सा है जी? कोटारी गांव। तो जैसलमेर के कोटारी गांव से जो नदी निकलती है वो कौन सी है? मसूरदी नदी है, या उसे कहें काकनी नदी है, या उसे कहें काकने नदी है, ठीक है। और इसका अपवा क्षेत्र है वो केवल जैसलमेर इलाके के अंदर ही, याद रहेगा आप। ये जैसलमेर का इलाका हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उद्गम है वो कौन सा स्थान है, तो कोटरी गांव है जैसलमेर का, और बाद में ये जाके भुज झील जो जैसलमेर है उसी में मिल जाती है। तो ये शुरू कहाँ से होती है? कोटारी गांव जैसलमेर से, और जैसलमेर के अंदर ही एक झील है। कौन सी झील है? याद रखना, भुज झील। और भुज झील में जाके विलीन हो जाती है। तो याद रखना, मसूरी नदी या काकेर नदी, इसका जो समापन है वो कहाँ पर होता है या किस में जाके विलीन होती है, तो कहेंगे भुज झील में होती है। भुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर। देखिए भुज झील है ये जैसलमेर में स्थित मीठे पानी की झील है, जो किसके द्वारा? काकनी नदी के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा नदी है? किसके द्वारा? काकनी नदी के द्वारा। कहने का मतलब ये नदी का अंतिम बिंदु जहां पर एक जलाशय बना देती है और वही भुज झील कहलाती है, मतलब वहां पे इसका समापन हो जाता है। कहने की बात इतनी सी। अब बात करते हैं, ये तो मोटे तौर पे होगी। अब अन्य अंत्य प्रवाही नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात। देखिए संभाग की बात करें तो जयपुर, अलवर और नागौर। यहाँ पे देखेंगे तो खंडेल नदी है। इसी से इलाके में देखें नागौर में, तो ये कौन सी है? खारी नदी है। और इधर देखें तो मेथा है, मेधा है, ये नदी है। मनोहरपुर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे बात करें तो अजमेर से एक रूपनगढ़ है, ये वाला इलाका, तो यहाँ से ये नदियां आप थोड़ा सा समझेंगे, मोटी मोटी बात आ जाएगी। अब इनके फैक्ट मैं आपको बताऊं तो समझ में आ जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांभर में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सांभर में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए मेथा। डायग्राम को देखो जरा एक बार समझो। सांभर इलाका है, हाँ या ना? अब यहाँ पर जो नदी आ रही है कौन सी? मेथा। कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे ये मनोहरपुर की पहाड़ियां यहाँ से निकलती है। और ये ही नदी है वो सांभर में सर्वाधिक क्या लाती है? नमक लेकर आती है। क्वेश्चन बन गया, सांभर में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? तो मेधा नदी। और सांभर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। मतलब क्या हुआ कि नदियां चारों ओर से आकर एक स्थान पर मिलती हों, तो वहां पर देखो चारों ओर से आके सबका केंद्र एक हो जाए, तो क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय। तो सांभर अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण है। याद रखना, राजस्थान में अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप का उदाहरण कहाँ पर कौन है? तो आप कहेंगे सांभर है, क्योंकि इसमें चारों तरफ से नदियां आती हैं और एक स्थान पे आके मिलती हैं। ये हो गया सांभर। तो आपने देखा सांभर में, सांभर जो झील है उसमें सर्वाधिक जो नमक लाने वाली नदी कौन सी है? मेधा नदी है। दूसरा क्या? सांभर है, वो क्या है? तो कहेंगे अभिकेंद्रीय नदी प्रतिरूप है। अब एक बात करें तो बालसन के बारे में बात करते हैं। बालसन क्या है? तो पर्वतों से घिरा हुआ जल बेसिन या नदी बेसिन। मतलब अगर चारों तरफ पहाड़ियां हैं, यहाँ पहाड़ी है, इस इलाके में पहाड़ी है, इस इलाके में पहाड़ी है, यहाँ पर पहाड़ी, और बीच में एक कोई झील टाइप का कुछ बन जाए, जल बेसिन बन जाए या नदी प्रवाह बन जाए इन पहाड़ियों के बीच में, तो इसी को क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। और बालसन का जो उदाहरण है वो है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। तो सांबर झील है वो बालसन का उदाहरण। समझ में आया बालसन क्या होता है? बालसन है कि नदी बेसिन या पानी का ऐसा कोई निकाय जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे राजस्थान की। जो नदियां हम देख रहे हैं या राजस्थान का जो प्रवाह तंत्र देख रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर पे हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उनके बारे में। बंगाल की खाड़ी का नदियों का मतलब है कि वो नदियां जो अपना जल ले जाकर फिर वो बंगाल में डालती है, बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो ये हम अगले सेशन में देखेंगे। अगले सेशन में हम इसका आखिरी बिंदु ये पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। हमने अब तक क्या देख लिया?
हमने अरब सागरीय नदियां देख ली हैं, उसके बाद में आज हमने अंतः प्रवाही नदियां देखी और अगले सेशन के अंदर हम बंगाल की खाड़ी की नदियां देखेंगे।